दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री, रशिया का वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें सोवियत यूनियन आर्मी को लापता हुए लोगों को ढूंढने में कई महीने लगे, और जो हुआ उसे देखने के बाद आर्मी ऑफिशियल्स, साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स सब हैरान रह गए। 65 साल बाद आज भी कई देशों के साइंटिस्ट इस मिस्ट्री को सुलझाने में लगे हैं। डेल्टॉफ पास इंसिडेंट, साल 1959। रशिया के यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का एक ग्रुप 17 दिन के हाइकिंग एक्सपीडिशन के लिए निकला। इन 10 हाइकर्स की डेस्टिनेशन थी नॉर्दर्न यूरल्स पहाड़ियां, जहां पहुंचने के लिए इन्हें लंबे बर्फीले रास्ते और जंगल से होकर गुजरना था। 27 जनवरी की सुबह ये टीम एक गांव से अपना सफर शुरू करती है। अगले दिन 28 जनवरी को इस टीम के मेंबर यूरी युदीन तबीयत खराब होने की वजह से वापस आ जाते हैं और बाकी की टीम अपने सफर को जारी रखती है। 17 दिन में खत्म होने वाला ये एक्सपीडिशन 12 फरवरी को खत्म होना था, मगर इस टीम का कोई भी मेंबर अगले कई दिनों तक वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद ट्रैकर्स को ढूंढने का काम शुरू हुआ। इनको ढूंढने गई यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की सर्च एंड रेस्क्यू टीम को हाइकर्स का जब कुछ पता नहीं लगा तो वहां की सरकार ने आर्मी और पुलिस की मदद ली और एक बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर्स की मदद से पहाड़ों पर इन हाइकर्स को ढूंढने का काम शुरू हुआ। हाइकर्स को ढूंढते हुए सर्च टीम ऐसी जगह पर पहुंची जिसे वहां के लोग डेड माउंटेन कहते थे, नॉर्दर्न यूरल्स की खोलाथ स्याखल चोटी। इसी पहाड़ के एक ढलान पे सर्च टीम को बर्फ में दबा एक टेंट दिखाई दिया, जो कि इसी हाइकिंग टीम का था। टेंट की हालत कुछ ऐसी थी कि मानो इसे अंदर से काटा गया हो। टेंट में सामान इस तरह से पड़ा था जैसे कोई जल्दी में वहां से भागा हो। थोड़ी दूरी पर रेस्क्यू टीम को देवदार के जंगलों में एक पेड़ के नीचे जली हुई कुछ लकड़ियां मिली। रेस्क्यू टीम ने देवदार के जंगलों में हाइकर्स को ढूंढना शुरू किया, जहां 2 हाइकर्स की बॉडी सर्च टीम को मिली। दोनों हाइकर्स बिना शूज और कपड़ों के पाए गए। कुछ देर बाद रेस्क्यूअर्स को 3 और बॉडीज मिली, जिनमें से एक ग्रुप को लीड कर रहे इगोर डेल्टॉफ की थी। अगले कई दिनों तक सर्च एंड रेस्क्यू टीम इन पहाड़ियों में बाकी 4 हाइकर्स को ढूंढती रही। रिसर्च टीम को पता लगा कि 5 हाइकर्स ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया का शिकार हुए थे। इनमें से एक हाइकर के सर पर चोट के निशान पाए गए। 2 महीने बाद 4 मई 1959 को बाकी के 4 हाइकर्स की बॉडी भी मिली, जो कि एक खाई के पास बर्फ में कई फुट नीचे दबे थे। बाकी हाइकर्स की बॉडी मिलने के बाद यह सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि जिस हालत में बाकी के 4 हाइकर्स की बॉडी मिली वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इनमें से एक हाइकर की आंखें गायब थी और जीभ कटी हुई थी। बाकी 3 हाइकर्स में से एक हाइकर की पसलियां टूटी हुई थी और एक का स्कल फ्रैक्चर था। एक हाइकर के पैरों में किसी दूसरे हाइकर की जैकेट बंधी थी। एक हाइकर के कपड़े जले हुए थे। इन्हीं हाइकर्स में से एक हाइकर पर रेडिएशन के अंश पाए गए। इन सभी बातों ने इस केस को काफी उलझा दिया। ट्रैकिंग करते समय कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, मगर इस तरह की चोटें लगना और अनुभवी हाइकर्स की बॉडी ऐसे हालातों में मिलना कई सवाल खड़े करता है। इसके बाद कई रिपोर्ट्स और बातें सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि इन पर दूसरी दुनिया के एलियंस ने हमला किया। जिस समय यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के ये हाइकर्स ट्रैकिंग कर रहे थे, उसी समय एक और ग्रुप भी एक्सपीडिशन पर निकला हुआ था। उस ग्रुप के लोगों ने नॉर्दर्न यूरल्स की पहाड़ियों पर एक रात तेज हरी रोशनी को चमकते देखा था। कुछ लोगों का मानना था कि शायद पहाड़ियों पर सच में कोई येती जैसा जीव रहता है, जिसने इन हाइकर्स पर हमला किया। कुछ का मानना था कि सरकार किसी हथियार का सीक्रेट परीक्षण कर रही थी, जिस कारण रेडिएशन और जोरदार चोटें लगने से इन हाइकर्स की जान चली गई। सालों बाद ये केस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक बन गया। फरवरी 2019 में रशियन सरकार ने इस केस की जांच दोबारा शुरू करी। जुलाई 2020 में रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने इस हादसे की वजह एवलांच को बताया। जनवरी 2022 में स्विट्जरलैंड की स्नो एंड एवलांच स्टिमुलेशन लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी सामने रखी, और थ्योरी थी छोटा एवलांच यानी बर्फ का खिसकना।
एक्सपर्ट्स का कहना था कि उस 30 डिग्री के स्लोप पे एवलांच आना काफ़ी यूनिक बात है, मगर उस रात स्लोप पर एक एवलांच आया और ट्रैकर्स को टेंट से भागना पड़ा। बड़ा एवलांच आने के डर से ट्रैकर्स टेंट छोड़कर भागने लगे। कुछ ने जूते पहने थे और कुछ बिना जूतों के ही टेंट से बाहर निकल गए। रात को बर्फीले तूफान की वजह से ट्रैकर्स वापस टेंट तक नहीं पहुंच पाए और हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए। इस थ्योरी को लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने साइंस मॉडल की सेम सिचुएशन रिक्रिएट करके प्रूव करने की कोशिश की, मगर फिर भी एक हाइकर की बॉडी पर रेडिएशन कैसे आई ये कोई नहीं जानता। कुछ का मानना था कि इतनी ऊंचाई पर तेज धूप की वजह से बॉडी पर रेडिएशन के अंश आए होंगे। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिससे अनुभवी 9 ट्रैकर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी? क्यों सिर्फ एक ही ट्रैकर पर रेडिएशन के अंश मिले? वो ग्रीन लाइट्स क्या थी जो दूसरी ट्रैकिंग एक्सपर्ट ने उस रात पहाड़ियों पर देखी थी? आज भी ये एक अनसुलझी मिस्ट्री बनी हुई है। हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस मिस्ट्री के बारे में क्या समझते हैं, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।